का ये प्रैक्टिस सेट दूसरा है। एग्ज़ाम है आपका बिहार DLED। प्रैक्टिस सेट 2 है। इसका क्विज टेलीग्राम पर होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, जल्द ही एग्ज़ाम होने वाला है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आपको दूँ। ठीक है, चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहला है आपका दाल भात में कौन सा समास है। दाल भात, देखिए इसका अगर विग्रह करें तो क्या बनेगा इसका विग्रह करें तो बनेगा दाल और भात। बिहार में बहुत प्रचलित है दाल और भात। यह है आपका द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास उस समास को कहते हैं जिसमें दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और, तथा, या, समझ गए ना, एवं, और ये सभी बीच में आ जाए, उसे हम द्वंद्व समास कहेंगे। जैसे दाल भात को विग्रह करने पर दाल और भात बन रहा है तो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। समास क्या होता है आपका? समास जो होता है ना, रचना में देखिए 2 पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। पहले पद को कहा जाता है पूर्व पद और बाद वाले पद को उत्तर पद कहा जाता है। ठीक है, और इनसे मिलकर नए समस्त, इनसे मिलकर जो पद बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। ठीक है, 6 समास का 6 भेद होता है। ये आपका अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। एक होता आपका दिग्गु समास और कर्मधारय समास। 6 प्रकार का यह होता है। ठीक है, इसमें पहले दाल भात था जो कि आपका द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका कि निम्न दुष्यंत कुमार द्वारा रचित इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो देखिए पहले लाइन को पढ़िए। कह रहा यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है। दरख्त क्या होता है आपका? पेड़, उसके साए में धूप लगती है, लगना चाहिए था छाँव। इसको आप कंपेयर कीजिए, जैसे दरख्तों के साए में, जो दरख्त होते हैं ना वह लोगों को छाया देता है, धूप नहीं देता। इस तरह से हमारे संसार में जो भी सिस्टम है ना वो लोगों के किसके लिए? भलाई के लिए, लेकिन लोग उसी के भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसे हुए। तो यह विरोध यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है ना, तो यह आपका है ये विरोधाभास अलंकार। दरख्तों के साए में धूप लगना विरोधाभासीय स्थिति है, इसलिए यहाँ पर आपका विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, चलिए उपमा अलंकार भी है आपका, और विप्सा एक उपमा अलंकार होता है, ये देख लेते हैं। उपमा अलंकार क्या होता है? 2 वस्तु इसमें होता है। ठीक है ना, 2 वस्तु होगा, उनका गुण, आकृति, स्वभाव, ये सभी में समानता दोनों के बीच में दर्शाया जाता है, तो हम कहेंगे कि उपमा अलंकार है ये। जैसे कि कह दो हरि पद कोमल कमल, ये लाइन पढ़िए। इसमें क्या कह रहा है कि हरि के चरणों को कमल के फूल के समान, हरि के चरणों को कमल के फूल के समान कोमल बताया गया है। ठीक है ना, तो गुण, आकृति, स्वभाव को कंपेयर किया जा रहा है हरि के पद और कमल के बीच में, तो यह हो गया आपका उपमा अलंकार। एक होता आपका विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार में क्या जाता है? जैसे कि आदर का भाव आ गया, हर्ष का भाव आ गया, खुशी का, शोक का, विस्मय का, ये सभी भाव अगर प्रभावशाली रूप से व्यक्त किया जाए ना तो आपका होगा विप्सा अलंकार। जैसे कि पता ही चल जाएगा, आदर हो गया, हर्ष हो गया, सब। जैसे एक मैं देता हूँ आपको, जैसे कि हा हा, ठीक है ना, आहा, ये सभी अगर शब्द आ जाए ना आपके वाक्य में तो समझ लो कि विप्सा अलंकार है। हा हा, इन्हें रोकन को टोक न लगावो तुम। ठीक है ना। एक होता मानवीय अलंकार। इसमें क्या होता है? इसमें भी कंपैरिजन होता है। जो प्राकृतिक वस्तु है, जैसे कि पेड़ हो गया, पौधा हो गया, प्राकृतिक वस्तु, बादल हो गया, ठीक है ना, ये सभी है। इन सभी को मानवीय भावनाओं से क्या करता है? कंपेयर करता है। यानी निर्जीव जीवों में सजीव दर्शाया जाए, सजीव होना दर्शाया जाए तो वहाँ पर मानवीय अलंकार होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने लिख के रखा है, मेघ आए बड़े बनठन, बनठन के संवर के।
मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मतलब कि यहाँ बादल बड़े सज कर आए हैं, लेकिन ये सब क्रियाएं तो मनुष्य की होती है, न कि बादलों की। ठीक है, अतः यह मानवीय अलंकार है। ठीक है ना। तो और जो हमारा प्रश्न था उसमें विरोधाभास अलंकार सही उत्तर है। फेयरवेल का हिंदी पर्याय क्या है आपका? विदाई करना। ठीक है। कार्यनीति जिसे हम स्ट्रेटेजी कहते हैं। ठीक करना का क्या करते हैं इसको हम? ठीक करना का सेट कर दो सभी चीज। सही किराया का कहते हैं फेयर। देखिए दोनों में अलग 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 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते। देखिए मतलब क्या है, कौन सा रस है ये? रस और उनके अस्थाई भाव से पता चलता है। जैसे कि इसमें क्या है, आंखें निकाल कर उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते। यह अस्थाई भाव जो है ना आपका जुगुप्सा है, ये आप ध्यान रखिएगा, जुगुप्सा भाव है इसमें। यहाँ विभत्स रस है। विभत्स समझ रहे हैं ना आप? विभत्स देखिए क्या होता है। विभत्स रस क्या होता है? इसकी जो स्थिति होती है ना, दुखात्मक रसों में मानी जाती है, जहाँ पर दुख हो, विस्मय हो, दुखात्मक रसों में मानी जाती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है आपका? घृणा, जुगुप्सा उत्पन्न होती है। समझ गए ना? जुगुप्सा, घृणा, ये सब भेदभाव, ये सब आपका रौद्र रूप, ये सब उत्पन्न होता है आपका। तो ये यहाँ पर सही उत्तर है आपका विभत्स रूप। ठीक है ना। आंखें निकाल कर उड़ जाते में आपका विभत्स रूप है। आगे बढ़ते हैं। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। देखिए यह किस छंद की पंक्ति है? रोला है, चौपाई है, दोहा है, गीतिका है? सही उत्तर है इसका दोहा। देखिए दोहा में 4 पंक्तियां होती हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13, पहला हो गया और ये तीसरा हो गया। इसमें 13-13 और दूसरा और चौथे में आपका 11-11 मात्रा होता है आपका। इसे हम कहते हैं दोहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि दोहा हो गया आपका, मात्रिक हो गया, वर्णिक हो गया, मुक्तक हो गया, ये सभी आपके, चौपाई, रोला, ये सब आपके। देखिए एक और होता है आपका रोला, ये तो आपका दोहा हो गया। रोला में क्या होता है आपका? देखिए रोला कि 24 कलायति 11-13 होता है, अर्थात मतलब क्या होता है कि रोला में कुल 24 मात्रा होती है, 11 और 13 मात्रा पर विश्राम होता है। वो टोटल 24 मात्रा होता है, 11वें और 13वें मात्रा पर विश्राम होता है वो। ठीक है। और चौपाई क्या होता है आपका? चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होता है। ठीक है। और अंत में 2 मात्रा गुरु की होती है आपका। एक होता है आपका गीतिका। गीतिका के प्रत्येक चरण में 14 एवं 12 मात्रा के विश्राम पर कुल 26 मात्रा होती है। थोड़ा कठिन है, आप बस याद रखिएगा, ऐसे एक प्रश्न आपके आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सगुन मेरी सहेली है, अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार क्या है आपका? देखिए इसका सही उत्तर है विधानवाचक। विधानवाचक क्या होता है आपका? देखिए ऐसे वाक्य जिसमें किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध हो, उसे हम विधानवाचक कहते हैं। जैसे सगुन मेरी सहेली है, अस्तित्ववाचक हो गया। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, वही अस्तित्ववाचक हो गया। गाय हमारी माता है, इसे राम ने खाना खा लिया, ये सब आपका किसी काम के होने या फिर अस्तित्व के अस्तित्व का बोध हो रहा है। एक आपका होता है निषेधवाचक, याद रखिएगा, निषेधवाचक। जैसे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, ये सब आपका निषेध में आ जाता है। एक होता है आपका प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्या होता है? कोई प्रश्न पूछेगा, कल कहाँ थे तुम, अभी आए हो क्या तुम? ठीक है ना। एक होता है आज्ञावाचक, कृपया ध्यान दें, ठीक है ना, कृपया इस पुस्तक को उधर रख दीजिए। एक होता है इच्छावाचक। इच्छावाचक क्या होता है आपका? नया साल मुबारक हो। जिस वाक्य में किसी इच्छा अथवा शुभकामना आदि का बोध हो, उसे इच्छावाचक कहेंगे। जैसे तुम एक दिन बड़े आदमी बनोगे। संकेतवाचक होता है आपका, जैसे कि जिस वाक्य में क्रिया का एक दूसरे पर निर्भर हो या किसी संकेत का बोध, जैसे कि मकान के उस तरफ राम खड़ा है। ठीक है ना, ये आपका हो गया संकेतवाचक। सही उत्तर था इसका विधानवाचक। पंचामृत में कौन सा समास है? देखिए पंचामृत, इसका अगर समास विग्रह करें तो क्या बनेगा वो? 5 अमृतों का
समाहार। ठीक है, वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, पांच पंच, ठीक है ना, पहला पद संख्यावाचक हो और समस्त पद किसी समूह या फिर किसी समाहार का बोध कराता हो, दिग्गु समास कहलाता है। ठीक है ना, संख्यावाचक जहां पर भी हो आप समझ जाइए कि वह क्या है, दिग्गु समास है। जैसे कि तीन रास्तों का समाहार क्या कहेंगे, त्रिराहा कहेंगे। चार राहों का समाहार चौराहा हो जाएगा आपका। नौ रत्नों का समूह नवरत्न हो जाएगा। ठीक है, त्रिराहा हो जाएगा, चौराहा हो जाएगा वो, ये सभी आपका दिग्गु समास में आता है। ठीक है, बहुव्रीहि समास रिवीजन आपका कराना जरूरी है। दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होगा, तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे। जैसे दशानन, दशानन किसको कहा जाता है, रावण के। चतुर्मुख, चतुर्मुख किसके हैं, चार मुख किसके, ब्रह्मा जी के हैं। दिखता तो तीन ही मुख है लेकिन है चार मुख, एक पीछे छुपा हुआ रहता है। एक है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है आपका, इसमें बाद वाला पद प्रधान हो। ठीक है ना, इसमें कारक चिन्हों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे कि शोकाकुल, शोक से आकुल, तो शोक से आकुल को समास बनाओगे तो शोकाकुल बन जाएगा। और जैसे रसोई के लिए घर, तो क्या हो जाएगा आपका, रसोई घर। राष्ट्र का गौरव, तो कहेंगे राष्ट्र गौरव। ठीक है, एक होता है द्वंद्व समास। दिग्गु समास में तो संख्यावाचक आ जाएगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान हो और साथ साथ चलते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता। खरा खोटा, खरा और खोटा। राजा प्रजा, राजा और राजा एवं प्रजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपराध करे कोई, पकड़ा जाए कोई और के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है, इसका सही लोकोक्ति है तवेली की बला बंदर के सिर। ठीक है ना, गवाह के अभाव में अपराधी छूट गया और सजा निरपराध को मिली, तब दर्शकों ने कहा कि तवेले की बला बंदरों के सिर। मतलब कि काम कोई अपराध कोई और करके गया और सजा निर्दोष को मिल गई। ठीक है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और भी कुछ मैं पूछता हूँ, जैसे कि ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर, मतलब कि काम करने पर उतारू होना। इधर कुआं उधर खाई, जानते हो आप, हर तरफ विपत्ति होना। ऊंची दुकान फीके पकवान, जिसका नाम अधिक हो और गुण कम हो। ठीक है ना, और भी हो गया जैसे एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, मतलब क्या, देखिए सही है, एक तो करेला, एक तो ऐसे ही कड़वा है, और दूजे नीम चढ़ा, और नीम भी कड़वा होता है। मतलब कि कुटिल स्वभाव वाले मनुष्य बुरी संगत में पड़कर और बिगड़ जाते हैं। एक तो करेला है ही और दूसरा करेले के ऊपर नीम चढ़ा दिया, मतलब कि और कड़वा हो गया। नहीं, कुटिल स्वभाव का तो पहले था ही, कुटिल बुरी संगत में रह के और वह बिगड़ गया वो। ठीक है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, मतलब कि उच्च और साधारण की तुलना कैसी, नहीं कर सकते। अगला है आपका, देखिए थोड़ा हार्ड है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। कौन सा काव्य गुण है ये कहा जा रहा है। ठीक है ना, चिकरही दिग्गज डोल मही, गिरी लोल सागर खरवरे। मतलब क्या हुआ, चिकरही दिग्गज, दिग्गज मतलब क्या होता, दिग मतलब होता हाथी, यानी कि हाथी चिघाड़ने लगे। डोल मही मतलब कि पृथ्वी डोलने लगी। गिरी लोल मतलब कि पर्वत क्या हो गया आपके, कांपने लगे वो। और समुद्र सागर खरभरे मतलब कि छलवला उठे। मतलब कैसा आपको देखने में लग रहा है ये, आनंद तो नहीं आ रहा होगा आपको। ठीक है ना, इसमें आपका आ रहा है, देखिए उमंग उत्साह का संचार हो जाए, ऐसा शब्द जिसमें पढ़कर उमंग और संचार, ये है ना कि हाथी चिंघाड़ने लग गया, पर्वत हिलने लग गया। ठीक है, पृथ्वी डोलने लगी। और क्या कह रहा है, मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। मतलब क्या कह रहे हैं कि देवता मुनि नाग ये सब क्या हो गए, वो सब के सब हर्षित हो गए, वो दुख टरे मतलब हर्षित हो गए, क्योंकि अब हमारे दुख क्या हो गए, टल गए। देखिए उत्साह हो रहा है। ठीक है ना, तो इसका जो भाव है ना आपका, इसमें आ जाता है आपका ओज काव्य गुण आ जाता है वो। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में ओज उमंग और उत्साह का संचार होता है, उसे हम ओज गुण प्रधान काव्य कहा जाता है वो। ठीक है, एक होता आपका प्रसाद गुण, जिस गुण विशेष के कारण से हृदय में चित्त में कोई कविता तत्काल अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करे या भाव स्पष्ट हो जाए, उसे प्रसाद गुण कहा जाता है। जैसे क्या मैं बताऊं आपको, हृदय में चित्त
हृदय के चित्त में, सहृदय के चित्त में कोई कविता तत्काल अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करे। उदाहरण में जैसे कि माता यशोदा की अभिलाषा का चित्रण है, जहाँ प्रसाद गुण उत्पन्न हो रहा है। जैसे जसु कहते हैं ना, जसुमती मन अभिलाष करे, कब करो लाल घुटु बरनी रे। छोड़िए, ठीक है ना, वो समझ में आ गया आपको, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है। एक होता है आपका माधुर्य। माधुर्य क्या होता है? जिस गुण विशेष के कारण यानी कि हृदय जो हमारा चित्त है ना वो द्रवित हो जाए, उसमें कठोरता अथवा विरक्ति पैदा ना हो। माधुर्य मतलब कि मधुर टाइप का आपको कुछ स्वभाव इसमें मिले। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा अधिक नहीं चलता। इसमें सस्ता खरीदा हुआ अंडरलाइन किया हुआ है। में रेखांकित पदबंध पहचानिए। पदबंध क्या होता है आपका? देखिए, वैसा वाक्य कहते हैं ना, वाक्य का समूह जो कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के जैसा काम करे, वो आपस में मिलकर के पदबंध बना देता है वो। ठीक है। ऐसे कि इसमें पूछा जाए कि कौन कपड़ा अधिक नहीं चलता, तो सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा नहीं अधिक चलता है। तो कपड़े की विशेषता है क्या कि सस्ता खरीदा हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध क्या होता है? वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हुआ विशेषण का काम करे। ठीक है ना। पहचानने का तरीका क्या है कि पदबंध के अंतिम या शीर्ष पद विशेषण हो। सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा, प्रथम पद सस्ता क्या है? आपका गुण है एक। ठीक है। और भी आ जाता है, जैसे क्रिया पदबंध आ जाता है, क्रिया विशेषण पदबंध। वह पदबंध जो क्रिया की विशेषता प्रकट करे। ठीक है। क्रिया की विशेषता प्रकट करे, जैसे कि वह बहुत सुंदर नाची, लिख ही देता हूँ, वह बहुत सुंदर नाची। तो कैसा नाची? बहुत सुंदर नाची वो। ठीक है ना। तो आपका क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा वो। अगला होता है सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध मतलब जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, वाक्य में सर्वनाम पद का कार्य करने वाला सर्वनाम पदबंध कहलाता है। जैसे कि शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो, तो शेर की तरह दहाड़ने वाला क्या हो जाएगा आपका? सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। क्रिया मुझे सुनाई पड़ रहा है, क्रिया पदबंध, मुझे सुनाई पड़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? तो सुनाई पड़ रहा है। ठीक है ना। तो क्रिया पढ़ना तो क्रिया हो गया, इसकी विशेषता मुझे सुनाई पड़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? तो सुनाई पड़ रहा है, आपका क्रिया पदबंध हो गया वो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लंगोटिया यार होना मुहावरे का क्या अर्थ है? मतलब कि बचपन का साथी होना। ठीक है। एक होता है आपका चोर चोर मोसेरे भाई, मतलब कि अपराधी में साथी होना, इसको कहते हैं चोर चोर मोसेरे भाई। अज्ञात शत्रु क्या कहते हैं इसको? आस्तीन का सांप होना। ठीक है ना। एक होता है अगर मगर करना, मतलब बहाना ढूंढना। छिपकर मदद करने वाला क्या होता है आपका? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक, शुद्ध है। शुद्ध वाक्य कौन सा? जैसे बैठ जाता है मेरा मन कभी कभी, आगे ये नहीं है। ठीक है। मन कभी कभी बैठ जाता है मेरा, ये भी गलत है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, ये सही है। कभी कभी मेरा मन बैठ जाता है, ये भी गलत है। ऑप्शन तीसरा इसका सही है। वाक्य में क्या होता है? व्याकरण के अनुसार पदों का मतलब कि एक क्रम में होना बहुत ही जरूरी है वो। ठीक है ना। पदों के क्रम उचित न होने पर उसके भाव में स्पष्टता नहीं आती है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि एक गिलास पानी से भरा लाओ, तो इधर उधर वाक्य, इसका सही वाक्य होगा पानी से भरा हुआ एक गिलास लाओ। ठीक है। सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, सुबह से शाम तक। पदबंध पहचानिए, कौन सा इसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है या फिर क्रिया है? इसमें आपका अव्यय पदबंध है, क्योंकि तक एक क्या है? अव्यय है। ठीक है। सर्वनाम पदबंध होते हैं, विशेषण पदबंध, संज्ञा क्रिया विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, आपका ऐसा आ जाता है। ठीक है। महाकृपण के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है? महाकृपण क्या होता है आपका? महाकृपण ज़्यादा कंजूसी जो करता है, इसे हम कहते हैं जी जाए पर घी ना जाए। कहते हैं ना, घी में अगर मक्खी गिर गया है तो मक्खी को निकाल कर फेंक देते हैं, लेकिन वही अगर चाय में गिर गया तो चाय को फेंक देते हैं। ठीक है। एक है आपका जाए लाख रहे साख, मतलब क्या?
धन भले ही लगे, मतलब कि लाखों जाए, लेकिन हमारा इज्जत क्या होना चाहिए, बचा रहना चाहिए। जी का बैरी जी, मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु है, ठीक है ना। जी का बैरी जी, बैरी मतलब शत्रु, ठीक है। जर है तो नर है, नहीं तो खंडहर, मतलब पैसे ही आदमी का सम्मान है, ठीक है ना। पैसे से ही आदमी का क्या होता है, सम्मान है। जर है तो नर है, नर तभी है जब क्या है, पैसा है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद बताइए। इसका होता है सत्य जोड़ चित्त जोड़ आनंद, ठीक है। सही उत्तर आपका यही है। संधि 3 तरह का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि क्या होता है, स्वर के साथ स्वर के मेल से होने वाला परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। व्यंजन, व्यंजन को व्यंजन के साथ या स्वर के साथ मिलाने से जो परिवर्तन होता है व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आ जाए तब वो परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। स्वर संधि में एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे कि महा जोड़ ईस, तो देखिए महा के अंत में भी स्वर है और इधर पहला भी स्वर है, तो क्या बन जाएगा आपका महेश, ठीक है। व्यंजन संधि जैसे उत जोड़ ज्वल, तो इधर तो आपका स्वर है लेकिन इधर आपका व्यंजन है, तो यह व्यंजन संधि हो जाएगा उज्ज्वल, ठीक है। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में जैसे कि मनः जोड़ नयन, तो क्या हो जाएगा आपका मनः, मनः विसर्ग आ गया वो, तो आपका बन जाएगा मनोनयन, मनोनयन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शुद्ध वाक्य है आपका, वीडियो रोक लीजिए और देखिए आपका सही उत्तर जाता है या नहीं, ठीक है। इसका सही उत्तर है, यह वही लड़का है जिसको पुलिस ने पकड़ा था, यह वही लड़का है इसको पुलिस ने पकड़ा था। यहाँ पर जिसको या इसको है, जिसको पुलिस ने पकड़ा था वह वही लड़का है, तो होगा ही नहीं। इसको पुलिस ने पकड़ा था या वही लड़का, ठीक है। तो इसमें फर्क है, लेकिन सही उत्तर है आपका जिसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑटोमेशन का सही पारिभाषिक शब्द क्या है, ऑटोमेशन को कहते हैं स्वचालन, अपने आप ही चलने वाला, ठीक है। ऑटोमोबाइल को कहा जाता है मोटर संबंधी, ऑटोमोबाइल। स्वायत्त संस्थान क्या कहा जाता है, ऑटोनोमस, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। स्वायत्त तंत्र क्या कहते हैं, ऑटोनोमिक सिस्टम, ऑटोनोमिक सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कृतवाच्य कर्म को कर्मवाच्य में बदलिए। देखिए तो सिंपल है, पहले मैं आपको एक समझा देता हूं। सबसे पहले होगा आपका कृतवाच्य, फिर होगा आपका कर्मवाच्य और ये होगा एक भाववाच्य। देखिए तीनों का एग्जाम्पल समझ लीजिए। कृतवाच्य में जैसे राम बाजार जा रहा है, ठीक है। कर्मवाच्य में राम द्वारा बाजार जाया जा रहा है, ठीक है। और भाववाच्य में राम द्वारा बाजार जाया जाता है, जाया जाता है, ये आपका हो जाएगा तीनों, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा कृतवाच्य है वो पहचानिए। तुमने अखबार पढ़ा, ये तो आपका सॉरी कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलिए। तुम अखबार पढ़ते हो, इसको कर्मवाच्य में बनाओ, तो क्या जाएगा आपका जाया, जाया आ जाता है, ठीक है। जाया जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका तुम्हारे द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, द्वारा राम द्वारा बाजार जाया जा रहा है, राम द्वारा बाजार जाया जाता है, तो आपका हो जाएगा तुम्हारे द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तुम अखबार पढ़ते हो गया कृतवाच्य, इसमें कर्मवाच्य में बदलोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। और भी देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मिटा देता हूँ इसे भी, जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप इसको कर्मवाच्य में बदलिए, ठीक है। जैसे कि सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएंगे, तो कर्मवाच्य क्या बन जाएगा, सचिन के द्वारा खेलने चेन्नई जाया जाएगा, ठीक है। अगला राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, इसको कर्मवाच्य में बदलिए, तो राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ा जा रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा
राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ा जा रहा है। ठीक है, मित्र विपत्ति में मदद करते हैं, तो इसका क्या बन जाएगा कर्मवाच्य, मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है। रमेश पत्र लिखता है, तो इसका क्या हो जाएगा, रमेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है। फैक्ट्री बंद कर दी गई, मतलब कि फैक्ट्री बंद करा दी गई, ये सब आपका कर्मवाच्य में हो जाएगा। आगे आगे आ जाएगा आपका विश्वासघात करना के मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। किसी विश्वास करना का अर्थ क्या हो जाएगा, मीठी छुरी चलाना, मतलब क्या आ गया है तो मीठा मीठा लेकिन पीछे में बुराई। ठीक है, मुहावरा मीठी छुरी चलाना मतलब विश्वासघात करना। मुंह पकड़ना मतलब बोलने न देना, बोलने न देना। ठीक है, भाड़ झोंकना मतलब व्यर्थ समय नष्ट करना। एक होता आपका रंग बदलना, रंग बदलना मतलब परिवर्तन होना, बदल जाना। ठीक है, अगला आपका नए जोड़ अक में कौन सी संधि है, तो नए जोड़ अक को अगर देखें तो क्या हो जाएगा आपका अ है प्लस अ है, दोनों मिलकर के बन गया है आपका आय, आ ही बना है ना, नए जोड़ अक नायक। ठीक है, तो देखिए ये है, इसमें आपका अयादि संधि है। अयादि संधि क्या होता है आपका, जैसे कि समझ, इसका नियम क्या है कि ए हो या ऐ हो या ओ हो या फिर औ हो। ठीक है, इसके साथ कोई भी अन्य स्वर आए, कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो ए का क्या बन जाता है आपका ऐ बन जाता है, ऐ का आय बन जाता है, ओ का बन जाता है अब, और औ का बन जाता है आपका आओ। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए प्लस अन्य संधि, तो ए का क्या बन जाएगा, ऐ का बन जाएगा आय। ठीक है ना, तो आपका हो गया अयादि संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपको, इसमें एक आपका पंक्ति दिया हुआ है, एक वाक्य, एक कथन दिया हुआ रहता है, और लास्ट में एक प्रश्न होता है, उसका उत्तर देना होता है। ठीक है, पढ़ते हैं, देखिए। देश प्रेम प्रेम का वह अंश है जिसका आलंबन है सारा देश, उसमें व्यापक प्रत्येक कण अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन, पर्वत इत्यादि। यह एक साहचर्यगत प्रेम है, अर्थात जिसके सानिध्य का हमें अभ्यास पड़ जाता है उसके प्रति लोभ या राग हो जाता है। ठीक है, जिसके सानिध्य का हमें अभ्यास पड़ जाता है ना, उसके प्रति लोभ या राग हो जाता है। कोई भी व्यक्ति सच्चा देश प्रेमी कहला सकने की तभी सामर्थ्य रखता है जब वह देश के प्रत्येक मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, गुल्म, पेड़, पत्ते, वन, पर्वत, नदी, निर्झर आदि सभी को अपनत्व की भावना से देखेगा। इन सब की शुद्धि करके विदेश में भी आंसू बहाएगा। जो व्यक्ति राष्ट्र के मूलभूत जीवन को भी नहीं जानता और उसके बाद भी देश प्रेमी होने का दावा करे तो यह उसकी भूल है। जब तुम किसी के दुख सुख के भागीदार ही नहीं बने तो उसके सुखी देखने के स्वप्न तुम कैसे कल्पित करोगे। उससे अलग रहकर अपनी बोली में तुम उसके हित की बात तो करो, पर उसमें प्रेम के माधुर्य जैसे भाव नहीं होंगे। प्रेम को तराजू में तोला नहीं जा सकता, ये भाव तो मनुष्य के अंतःकरण से जुड़े हुए हैं। परिचय से देश प्रेम की उत्पत्ति होती है। अब प्रश्न है कि देश प्रेम का आलंबन है, देश प्रेम का आलंबन क्या आपका, पहला ही प्रश्न था आपका, जिसका आलंबन है सारा देश, तो ऑप्शन पहला का सही उत्तर हो गया सारा देश। दूसरा है कोई भी व्यक्ति सच्चा देश प्रेमी कब कहलाता है, कब कहलाता है आपका, जब वह देश की प्रत्येक वस्तु को अपनत्व की भावना से देखेगा वो। ठीक है ना, देश प्रेमी तभी कहला सकने का समर्थ है जब वो देश के प्रत्येक वस्तु के साथ अपनत्व का भाव रखेगा। ठीक है, अगला आपका जिसके सानिध्य का हमें अभ्यास पड़ जाता है उसके प्रति क्या होता है आपका, तो उसके प्रति होता है हमारा, देखिए कहाँ था, यहीं पर था, उसके प्रति लोभ या राग हो जाता है। ठीक है, जिसके सानिध्य का हमें अभ्यास पड़ जाता है उसके प्रति लोभ या राग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसको तराजू में तोला नहीं जा सकता है, ठीक है, तो प्रेम को तराजू में तोला नहीं जा सकता। ठीक है, प्रेम को तराजू में तोला नहीं जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। देश प्रेम की उत्पत्ति किससे होती है, देश प्रेम की उत्पत्ति होती है आपका परिचय से। ठीक है, परिचय से देश प्रेम की उत्पत्ति होती है। तो ये थे 25 प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि 25 में आप कोशिश करोगे 25 ही क्रैक करने का।
ठीक है, जल्द ही मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ और गुड लक आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू का ये